मुफ्त में बांटने से हंटरनेट पर सबका ध्यान गया है। यहाँ तक कि इटर्नल फ्लेम गिल्ड का लीडर भी हाल ही में एक स्क्रोल के लिए आया था जिसकी कीमत कई करोड़ों में थी। वह सोचती है कि क्या वह बेमकसद है या सिर्फ नादान, लेकिन उसे शक है कि उसकी उदारता एक ऐसी जिंदगी को दर्शाती है जो लालच के बिना जी गई है। शायद यही वजह है कि वह बार बार उसकी दुकान पर आती रहती है। अचानक दुकान में जादुई हमिंग बेल जोर से बजती है, खतरे का इशारा करते हुए। एक टाइप 4 तबाही की चेतावनी जोर से बजती है, पास के रहने वालों को तुरंत जगह खाली करने का हुक्म देती है। हीजिन उस पर चिल्लाती है कि वह तुरंत भाग जाए, जल्दी करने को कहती है, लेकिन वह वहीं जमा रहता है, बायोम को जोर से पकड़े हुए। हंटर्स आते हैं, नागरिकों को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं, जबकि सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। जीहा सुनता है कि टाइप 4 की चेतावनी का मतलब लेवल 4 डंजन है जिसे सिर्फ टॉप हंटर्स ही संभाल सकते हैं। उसने बिल्ली को शांत करने की कोशिश की, फिर भी हिलती हुई जमीन उसे याद दिलाती है कि खतरा नजदीक है। डंजन की तबाहियां तब होती हैं जब हंटर्स एक डंजन को साफ करने में नाकाम रहते हैं। कम लेवल के डंजन ब्रेक संभाले जा सकते हैं, लेकिन रैंक 4 या उससे ज्यादा की डंजन तबाही बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। अधिकारी 20 किलोमीटर के अंदर के नागरिकों को निकालते हैं, फौजी और हथियारबंद ऑपरेशन शुरू करते हैं और ऊंचे रैंक के हंटर्स को आगे इकट्ठा करते हैं। इसलिए इटर्नल फ्लेम गिल्ड यहाँ खतरे को कंट्रोल करने के लिए है। हालात बिगड़ने लगते हैं और कंकाल राक्षस तबाही के गेट से बाहर निकलते हैं। फौज तुरंत जवाब देती है, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स छोड़ती है राक्षसों को रोकने के लिए, लेकिन शहर अफरा तफरी में डूब जाता है जब सेना आगे बढ़ती है। मैनेजर ह्यूनसुक फौज की अगुवाई करते हुए निकलने वाले राक्षसों को लीचेस के रूप में पहचानता है। उसे एहसास होता है कि यह हमला नाकाम अनडेड डंजन अटैक की वजह से हुआ होगा। उसने सभी हमलों को गेट पर केंद्रित करने का हुक्म दिया ताकि राक्षसों और कर्ज करने वाले लीचेस को रोका जा सके। उसे यकीन था कि खतरे को आसानी से रोका जा सकता है और फिर वह रेमनेंट्स से लड़ने जा सकते हैं। तब एक और ज्यादा खतरनाक जीव बाहर निकलता है, जिसकी वजह से उसे अपनी योजना पर दोबारा सोचना पड़ा। कमांडर ने सभी यूनिट्स को इस नए खतरे पर अपनी पूरी ताकत लगाने का इमरजेंसी हुक्म दिया। सिपाहियों ने राक्षस को रोकने की बेचैन कोशिश में अपनी हर चीज इस्तेमाल कर दी। जंग के मैदान में धमाके होने लगे जब जीव पर भारी हथियारों से हमला किया गया। हालांकि सिपाहियों को लगता था कि उनकी फायर पावर असरदारक है, ह्यूनसुक को शक था कि इससे डिजास्टर रैंक के राक्षस पर कोई असर पड़ेगा। उसने पास के नागरिकों को देखा। उसका एक ही मकसद था कि हर खतरे को खत्म कर दे जो उसे दिखे। जीव डरावनी रफ्तार से हमला करता है, डिफेंडर्स को पूरी तरह से छोड़कर उन्हें हैरान छोड़ दिया। तब उसका असली निशाना साफ हो गया, शहर का मुख्य शेल्टर जहां नागरिक छुपे हुए थे। सोर्ड विच हरकत में आती है, अपनी शक्तिशाली सोर्ड रैम्पेज को छोड़ती है उसे रोकने के लिए, जबकि गिल्ड लीडर उस पर आग के जादू से हमला करती है। फिर भी राक्षस शेल्टर की तरफ बढ़ता रहता है बिना उन पर ध्यान दिए। वाइयोन की चेतावनियों के बावजूद हेजिन आगे बढ़ती है, जीहा और शेल्टर में सबको बचाने के इरादे से। राक्षस नागरिकों के शेल्टर में घुस जाता है और अपने निशाने पर ध्यान लगाता है। जीहा, जो डर के मारे जमा हुआ खड़ा था। जैसे ही राक्षस हमला करने वाला होता है, बायोम आगे कूदता है, एक जादुई हमला करता है। बायोम के लिए वह जीव सिर्फ एक मामूली राक्षस है और एक जादुई गर्जना करता है। उसकी ताकत शेर के गुस्से की तरह गूंजती है। अचानक हीजिन को शेल्टर से निकलने वाली ईथर की लहर महसूस होती है जो राक्षस को वहीं जमा देती है। उसने मौका देखा और आगे बढ़ी। चाह वायोन को इशारा किया, जो पहले ही एक शक्तिशाली आग का जादू कर रही थी। उसकी सोर्ड रैम्पेज आग के जादू के साथ पूरी तरह से मिल जाती है। जीव को चमकती तलवार के हमलों के तूफान में घेर लेती है और राक्षस आखिरकार हार जाता है। जंग के मैदान में खामोशी छा जाती है, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है। लेकिन सोर्ड विच ने लीडर को उस ईथर के बारे में बताया जो उसने पहले महसूस की थी। जब धूल बैठती है, हेजिन जीहा को देखकर हैरान रह जाती है, अभी भी शेल्टर में घुटने टेक कर बायोम को पकड़े हुए, जबकि बाकी सब भाग गए थे। अधिकारियों ने स्थिति को सुलझा हुआ मान लिया और वह जख्मियों की देखभाल करने लगे। हीजिन फिर भी उस ईथर की याद को भुला नहीं पा रही थी जो उसने महसूस की थी। वह गायब हो गई थी। इसी बीच जीहा घर वापस आता है, दिन भर की अफरा तफरी से थका हुआ। नहाने के बाद वह बयाम के साथ अपनी डेस्क पर बैठता है, बिल्ली के शांत चेहरे को देखते हुए और उस गुस्से को याद करते हुए जो उसने पहले राक्षसों का सामना करते वक्त दिखाया था। अभी भी जो हुआ था उससे हैरान था। जीहा उसे अपनी लेजेंडरी स्पेल बुक में लिखना शुरू करता है। जब वह लिखता है, जानकारी सीधे MIR विकी पर दिखाई देती है, एक दुनिया का डेटाबेस जिसे पहले कोई बदल नहीं सकता था। इस बदलाव को सबसे पहले ह्यूनसुक ने देखा, जो तुरंत हैरान रह गया। एक ऊंची लेवल की मीटिंग होती है जिसमें अधिकारी और हंटर्स तबाही की समीक्षा करते हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ईथर वेव ने बहुत बड़े एनर्जी बदलाव पैदा किए, फिर भी उनके हंटर्स आखिरी हमले के जिम्मेदार नहीं थे। खुशकिस्मती से अनचाहे ईथर एक्सप्लोजन ने खतरे को और तबाही मचाने से पहले ही खत्म कर दिया। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि यह किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि एक घटना की वजह से हुआ होगा। उनका ध्यान फिर MIR विकी पर जाता है, जो इस घटना के दौरान पहली बार अपडेट हुआ था। ग्रुप को एहसास होता है कि किसी बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान ने राक्षस को डराया था और जानकारी तुरंत फोरम पर दिखाई दी। हायोजन इस बात पर जोर देता है कि राक्षस को भगाने वाला इंसान शेल्टर में मौजूद था और उसके पास खास शक्तियां हो सकती हैं।
हुयन ने आगे कहा कि कई गवाहों ने ईथर एक्सप्लोजन के दौरान बिल्ली की आवाज सुनी थी और जी हाँ, एक स्नो लेपर्ड जैसी बिल्ली के साथ शेल्टर के अंदर था। नतीजे के तौर पर हुआन ग्रुप को जी हाँ की दुकान पर ले जाता है, बिल्ली को देखने पर जोर देते हुए। जी हाँ उनके उत्साह से बेचैन था, उन्हें चेताया कि अगर वह बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुए तो बायोम डरकर भाग सकती है। तभी बियोम काउंटर पर कूदता है और अंगड़ाई लेता है, तुरंत सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। गिल्ड लीडर बाओम को उठा लेती है, हैरान थी कि इतनी बड़ी ईथर वेव पैदा करने वाले जीव के लिए बिल्ली कितनी आम लगती है। जी हाँ उसे बायोम के गुस्से के बारे में चेताने की कोशिश करता है, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। बिल्ली को जोर से रगड़ती रही, उम्मीद कर रही थी कि उसकी पहले की ताकत से कुछ महसूस हो। बिल्ली ने गुस्से में उस पर हमला किया, उसे काट लिया, कूदकर दूर भाग गई जब जी हाँ उसे घबराहट में चेताने की कोशिश कर रहा था। बात बदलती है जब हाइजिन शेल्टर की घटना का जिक्र करती है, यह बताते हुए कि राक्षस के पीछे हटने से ठीक पहले बिल्ली की आवाजें सुनी गई थी और जी हाँ अपनी बिल्ली के साथ वहां मौजूद था। बियोम जी हाँ पर हमला करता है, उसके बालों को खरोंचता है, जिसकी वजह से ह्युनसुक को रिपोर्ट की सच्चाई पर शक होता है। हालांकि वह अभी भी जी हाँ को रिक्रूट करना चाहता है, उसने फैसला किया कि अभी सही वक्त नहीं है। हुआयांग को पहले ही इनकार कर दिया गया है और उसका इटर्नल फ्लेम गिल्ड से मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है। वह उसे कोई ऑफर दिए बिना जाने लगता है और हुआयोन उसके पीछे भागती है, भड़बड़ाती है कि वह भी उसे इनकार होते देखना चाहती थी। हीजिन जीहा को अदब से अलविदा कहती है और उनके पीछे चली जाती है। रात होने तक जीहा जंगल में वापस आता है और एक किताब पढ़ना शुरू करता है। उसे गहना कॉन्टिनेंट का नाम मिलता है, एक ऐसा नाम जो उसे पहले सुनी हुई किसी चीज की हल्की याद दिलाता है। किताब में कॉन्टिनेंट का एक पूरा नक्शा दिखाया गया है, यह बताते हुए कि कैसे कई जातियां एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ रहती थीं। यह बताती है कि पेड़ ने गहना की रक्षा के लिए प्रकृति के देवताओं को बनाया था। जीहा एक प्रकृति देवता की तस्वीर देखकर थम जाता है, एक सफेद बिल्ली जिसके काले धब्बे थे, जिसे नेचर्स रेजिंग फैंग कहा गया था। हालांकि बायाम आम लगती है। ईथर एक्सप्लोजन की याद उसे यकीन दिलाती है कि उसकी बिल्ली जैसी दिखती है उससे कहीं ज्यादा हो सकती है, शायद एक प्रकृति देवता। उसे एहसास होता है उसके सपनों का पेड़ शायद लेजेंडरी वर्ल्ड ट्री है। सब कुछ समझ में आ जाता है। यह एहसास कि पेड़ उसे एक मकसद दे रहा था, वह लेबरर क्लास जो उसने हासिल की, टेरोड्रोन्स की मदद करना और बियोम को बचाना, ये सब वर्ल्ड ट्री के आशीर्वाद से जुड़े हुए हैं। उसी पल उसकी स्पेल बुक चमक उठी और खुल गई। एक नया स्टेटस विंडो दिखाई देता है। उसकी क्लास को XXX का वर्कर बताता है, जिसमें XXX का आशीर्वाद की खासियत है और प्लांट और एनिमल टेमिंग के साथ साथ एल्केमी की स्किल्स भी दिखाता है। किताब और तेज चमकती है, जिसकी वजह से उसे अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। जीहा चैनल्स बदलता है और एक न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रुकता है, जहां एक पुराने इलाइची एज के नेतृत्व में अनडेड क्रीचर्स के लगातार खतरे पर चर्चा हो रही थी। सरकार द्वारा उनकी तलाश छोड़ने के 10 साल बाद भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, खाना कम है और लोग भूखे मर रहे हैं। अधिकारी उस इलाके पर बॉम्ब गिराने पर बहस करते हैं, यह जानते हुए कि उन्हें सफल होने के लिए हर संसाधन का उपयोग करना होगा। जीहा को शक है कि लाइचेस का शिकार करना इतना आसान नहीं है, तो उसने टीवी बंद कर दिया और सो गया। जीहा वापस अपने सपनों के जंगल में चला जाता है और खुद को वर्ल्ड ट्री के सामने खड़ा पाता है। उसे एहसास होता है कि यही पेड़ उसे यहाँ लाया था। हालांकि वह सोचता है कि उसे ऐसी जिम्मेदारी के लिए क्यों चुना गया। उसने फैसला किया कि वह पेड़ की हर तरह से मदद करेगा। अचानक उसके पीछे एक घूमता हुआ बैंगनी भंवर फूट पड़ता है। उसमें से एक एल्डर लिच निकलता है, श्राप देते हुए और आज्ञा मांगते हुए। एल्डर लिच अपनी छड़ी उठाता है, कंकाल सेवकों की एक सेना बुलाता है। जीहा उसे ड्रेड ग्रेड के रूप में पहचानता है, लेकिन उन्हें उनके छोटे साइज की वजह से प्यारा समझता है। हालांकि उसे जल्दी ही खतरे की याद दिलाई जाती है जब एक चेतावनी आती है कि वह आगे बढ़ रहे हैं और पास की जमीन को खराब कर रहे हैं। जीहा बिना सोचे समझे अपनी जमीन की रक्षा के लिए दौड़ता है। जब उसे LICH की शक्ति को कम करने के तरीके सुझाने को कहा जाता है, उसने तुरंत काम कबूल कर लिया। जीहा सेना को थप्पड़ मारने का सोचता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि एक LICH को इस तरह नहीं हराया जा सकता। यह जानते हुए कि सिर्फ LICH के जीवन के स्रोत को खत्म करना और खराब जमीन को साफ करना ही उसे रोक सकता है। उसने अपना ध्यान बदला। एक दूर का कला उसका ध्यान खींचता है, एक जानी पहचानी सी फीलिंग पैदा करता है। उसे और करीब से देखते हुए उसने एस्ट्रम किंगडम का झंडा पहचाना। इससे उसे एक डरावना एहसास होता है कि अनडेड उस राज्य के पहले के नागरिक हो सकते हैं। उस परेशान करने वाले ख्याल को एक तरफ रखकर उसने अपने टेराड्रोन्स को तुरंत भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का हुक्म दिया। टेराड्रोन्स हमला करते हैं, लेकिन एक बड़े पत्थर से रुक जाते हैं। सिर्फ पिटेरोड्रोन वॉरियर ही उड़ सकता है, तो जीहा जानता है कि उसे छोड़ना उन्हें धीमा कर देगा। उसे एक एसेंस से पत्थर हटाने या उन्हें खुद संभालने देने का सुझाव मिला। उसने तुरंत काम किया, रास्ता साफ कर दिया। उसके बाद उसने उन्हें दुश्मन का स्रोत ढूंढने का निर्देश दिया। एल्डर लिच जवाब देता है, अनडेड सेवकों को अपनी ट्रिब्यूट बॉक्स की रक्षा करने का हुक्म देता है और एक जादू छोड़ता है जो आगे बढ़ते टेराड्रोन्स को तबाह कर देता है। हालात टेराड्रोन्स के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन वॉरियर अपने लीडर पर जोर से सर मारता है, जबकि जीहा वर्कर्स ब्लेसिंग का जादू करता है, पूरी सेना को ताकत देता है। टेराड्रोन्स और अनडेड के टकराव के बीच एल्डर लिच को जमीन पर गिरा दिया जाता है।
और टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। फिर भी वह सिर्फ हंसता है, यह घोषणा करते हुए कि उसके शरीर को नष्ट करना बेकार है, उसकी असली कमजोरी कहीं और है। अचानक उसकी आंखें चमकती हैं, दुश्मनों को अपने जीवन के स्रोत के पास आते हुए महसूस करता है, लेकिन उनकी ताकत काफी नहीं है। तो जीहा को अपने पीटेरीड्रोन वॉरियर को 5 एसेंस के लिए इवॉल्व करने को कहा जाता है। वह ज्यादा कीमत की वजह से हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। जीव एक डरावने नाइट में बदल जाता है और वह कहिले के दिल की तरफ तेजी से बढ़ता है। अपने सींगों से श्रापित बॉक्स को जोर से टक्कर मारता है। जैसे ही जीवन का स्रोत टूटता है, एलाइच दर्द से चीखता है। उसका शरीर और सेना नीले धुंध में घुलने से पहले जीहा जीत का मजा लेते हुए जल्दी ही उसके टेराड्रोन्स उसका स्वागत करते हैं, जो जंग के मैदान से लूट का सामान लाते हैं और उसे एक खजाने का संदूक देते हैं। उसकी हैरानी के लिए संदूक का साइज बढ़ जाता है और अंदर एस्ट्रम किंगडम की शाही मोहर है, एक खास चीज जो दिमागी ताकत को 5 से बढ़ाती है और कॉन्करर्स चरिज्मा की खासियत देती है। यह आइटम इस बात की पुष्टि करता है कि यह सच में एस्ट्रम किंगडम था। हालांकि वह इसे वापस करना चाहता था, असली मालिक बहुत पहले जा चुका है, तो उसने इसे महफूज रखने का फैसला किया। लीच के स्रोत के नष्ट होने के बाद वह सफाई की तरफ बढ़ता है, जमीन को शुद्ध करता है ताकि बचे हुए भ्रष्टाचार को मिटा सके। अनडेड के अवशेष उसके छोटे मददगारों द्वारा जंगल में ले जाते हैं और तुरंत धूल में बदल जाते हैं, उसकी शंका की पुष्टि करते हुए कि जंगल उसे गलाएगा। उसकी प्टेरोड्रोन नाइट स्याही के साथ वापस आती है, उसे एक स्क्रोल लिखने को कहती है। जीहा मना कर देता है, रून वर्ड के बिना यह बेकार है। लेकिन तब जैसे जरूरत का जवाब देते हुए हवा में रून वर्ड्स बन जाते हैं। उसने जमीन को उसकी असली हालत में वापस लाने का जादू लिखा, जबकि वह सोच रहा था कि इसे कैसे किया जाए। बेयोम उसकी पीठ पर कूदता है, उसे ध्यान भटकाता है। जब जीहा अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा होता है, प्टेरोड्रोन नाइट उसकी स्पेल बुक से नया लिखा हुआ पन्ना फाड़ देता है। उसकी जगह पर एक हार्मनी स्क्रोल दिखाई देता है, जो खराब जमीन को साफ और ठीक कर सकता है। टेरोड्रोन स्क्रोल छीन लेता है और गायब हो जाता है। जीहा को आसपास देखते हुए छोड़ देता है, सोचता है कि वह कहाँ गायब हो गया। थोड़ी देर बाद लीचेस जिरिसन की जमीन पर फिर से उठते हैं, श्राप देते हुए और जमीन पर अपना हक जताते हुए। स्थानीय लोग इसे बकवास समझते हैं, हालांकि वह जानते हैं कि यह डिजास्टर लेवल के राक्षस एक गंभीर खतरा है। उनकी बात बीच में ही रुक जाती है जब वह आसमान में एक चमक देखते हैं। जैसे ही उनका श्राप बढ़ता है, लाइचेस जमीन पर अपना देवताओं का हक जताते हैं और अपने सेवकों को हमला करने भेजते हैं। उनकी सेना आगे बढ़ती है। फिर ठंडी पड़ जाती है जब गेट से एक टेराड्रोन नाइट निकलता है। एल्डर लिच तुरंत उस जीव को कर्स ट्री की जाति के रूप में पहचानता है, जो जंगल के रक्षक हैं। अपनी सेना को उसे खत्म करने का हुक्म देता है। टेरोड्रोन नाइट एक कंकाल को भेद देता है, लेकिन एल्डर लिच के श्राप से हमला किया जाता है। लेकिन टेरोड्रोन नाइट उसे एक हल्की खुजली की तरह झेल लेता है। लाइच हैरानी में जम जाता है जब नाइट अपनी सेना को आगे बुलाता है अनडेड को कुचलने के लिए। सीन दुकान पर बदलता है, जहां जीहा की बहन अंदर आती है। न्यूज के लिए टीवी चालू करती है। फुटेज में जिरिसन दिखाया जाता है, जहां लड़ाई के निशान अभी भी हैं और जो जमीन पहले बैंगनी थी वह अब साफ हो गई है। अधिकारी सुझाव देते हैं कि लाइचेस शायद खत्म हो गए हैं। जीहा तेवर चढ़ाता है, समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब निकाले। जब तक एंकर एक ऐसे राक्षस का जिक्र नहीं करता जो पहले कभी नहीं देखा गया, शायद डिस्ट्रक्शन लेवल का, और टेरोड्रोन नाइट को दिखाता है। उसकी उलझन और बढ़ जाती है। सोचता है कि एक टेराड्रोन यहाँ क्या कर रहा होगा। इटर्नल फ्लेम के हेडक्वार्टर्स में न्यूज फुटेज पर खूब बहस हो रही है। युनसुक को यकीन है कि वह क्रीचर डिस्ट्रक्शन ग्रेड का नहीं है, लेकिन हीजिन कहती है कि वह मिथिक ग्रेड के हैं। हुयन बस इन अजीब घटनाओं पर उलझन में बैठी रहती है। इसी बीच जीहा वापस जंगल में जाता है टेरोड्रोन्स का सामना करने। वह उन्हें इकट्ठा करता है और पूछता है कि क्या उन्होंने स्क्रोल फाड़ा था और फिर जीरी की लड़ाई में दिखे थे। वह तुरंत उड़ जाता है और ईथर स्टोन्स और एसेंस का ढेर लेकर वापस आता है, जैसे उसे रिश्वत दे रहा हो। वह हंसा और रिश्वत लेने से मना कर दिया और जिरिसन को साफ करने के लिए उनके छोटे सरों पर थपकी देता है। उसकी नजर वापस उन 10 ईथर स्टोन्स और 10 एसेंसेस पर जाती है। अब वह सोचता है कि इनका क्या करेगा। बायोम खेलते हुए एक क्रिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन पल भर में बिल्ली ने उसे पकड़ लिया और क्रिस्टल को निगल जाती है। यह देखकर उसे समझ आता है यही चीज बिल्ली को ताकत देती है और शायद यही वजह थी कि टेराड्रोन्स ने इसे लिया था। फिर अपनी बची हुई 15 एसेंसेस का इस्तेमाल करके जीहा अपनी स्टैट्स बढ़ाता है, ताकत 9 तक और सहन शक्ति 8 तक, और अपनी मसल्स को बढ़ने के निशानों के लिए चेक करता है। हालांकि यह बढ़ी हुई ताकत उसके काम में फायदा देगी, वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। बायोम के साथ उसकी जिंदगी पहले ही पूरी लगती है। कुछ देर बाद हंटर मैनेजमेंट सेंटर से एक कॉल आती है जो यूजीहा को एक डंजन लेट कमर पार्टी में बुलाती है, और इस नई चीज की वजह से वह जाने के लिए उत्सुक हो जाता है। वह ग्रैंड फाउंटेन पर पहुंचता है, जहां रिकवरी स्पेशलिस्ट की भीड़ है। वह अपने एक जानने वाले मिस्टर वांग हो को देखता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह इतने बड़े पैमाने का पहला डंजन है। जब एसईओ हियजिन दिखाई देती है तो माहौल बदल जाता है। भीड़ में सरगोशियां होने लगती हैं। आर्मर में भी उसकी खूबसूरती अलग दिखती है और उसके नए कारनामों के बारे में बातें फैलने लगती हैं कि उसने अकेले एक क्वेस्ट पूरा किया, जबकि उसके साथ के दूसरे बड़े हंटर्स बस देखते रह गए। हिजिन जीहा को देखती है, उसकी तरफ आती है।
और पूछती है कि क्या वह डंजन में लेट कमर के तौर पर जा रहा है। जीहा बताता है कि उसे बुलाया गया है, शायद इसलिए क्योंकि रेड में अभी और लोगों की जरूरत है। सोर्ड विच के साथ उसकी आम बातचीत देखने वालों की नजरें अपनी तरफ खींचती है। खतरे को लेकर चिंतित वह उसे अंदर तक साथ चलने की पेशकश करती है। हीजिन कहती है कि वह उसके साथ ज्यादा आसानी से चलेगा, लेकिन वह हिचकिचाता है। ऑर्गेनाइजर उसे अथॉरिटी ट्रांसफर करने की पेशकश करता है, लेकिन वह ठंडे तरीके से मना कर देती है और जीहा को अपने साथ ले जाती है। वह डंजन में और अंदर जाते हैं और वह अंदर मिलने वाले दुर्लभ पौधों के बारे में बात करती है जिन पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। जब वह पूछती है कि क्या उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, वह रुकता है और अपना बैग खोलता है। अंदर बियाम दिखता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसके पंजे की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन बियोम झटके से पीछे हट जाता है। जीहा शर्मिंदा होकर बताता है कि उसे अपने पंजे छूना पसंद नहीं है। बिल्ली बैग से बाहर निकल आती है। उसका बड़ा साइज देखकर हीजिन अंदाजा लगाती है कि जीहा उसे अच्छे से खिला रहा है। जीहा मानता है कि उसे खिलाना महंगा है। उसे याद आता है वह 1 बिलियन एक ईथर स्टोन जो उसने निगल लिया था। रास्ते में हीजिन आमतौर पर पूछती है कि क्या जीहा ने टेराड्रोन की खबर देखी थी, और ज्यादा बताने में हिचकिचाते हुए भी वह उसे बुसन डेविल एंड डंजन में मिले बड़े निशानों के बारे में बताती है। वह घबरा जाता है जब वह उनके हाथों के साइज की तुलना बिल्डिंग ऑन से करती है। उसे आखिरकार समझ आता है कि शायद वह उसी डंजन की बात कर रही है जहां उसने अपनी हथेली से एक चींटी को कुचल दिया था। जब वह यह भी कहती है कि उस मिथिकल लेवल के जायंट की वजह से रेड कैंसिल हो गई थी, तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। जानता है कि वह जायंट वही था। कम से कम मिनिएचर फॉरेस्ट का असली दुनिया के डंजन से कनेक्शन अब कंफर्म हो गया है। अचानक बायोम अजीब हरकतें करने लगता है जब वह मॉन्स्टर्स को आते हुए सुनता है। ह्योजिन उसे पीछे हटने को कहती है और अपनी तलवार निकाल लेती है। फिर उसे एक डेजा व्यू होता है जब वह इस जगह को उस जगह से जोड़ती है जहां उसका पार्टनर स्युंगयुक गायब हो गया था। यह सोचकर कि कोरिया का नंबर 1 हंटर यहां गायब हो गया था, जीहा सोचता है कि यह जरूर एक लेवल 5 जोन होगा, वीनस ह्यूमन ट्रैप से घिरा हुआ। हीजिन एक पोशन पीती है और अपनी पोजीशन लेती है। वह जीहा को निर्देश देती है कि जब मॉन्स्टर्स हमला करें तो वह एंट्रेंस की तरफ भागे, लेकिन हमारा हीरो अच्छा इंसान होने के नाते उसे अकेले हाई क्लास मॉन्स्टर्स के झुंड का सामना करने के लिए छोड़ने से मना कर देता है। फिर बियोम अचानक मॉन्स्टर्स की दिशा में दौड़ता है। जीहा को और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जो जीहा आगे देखता है वह हैरान कर देने वाला है। आसपास के मॉन्स्टर्स डर के मारे भागने लगते हैं जैसे ही बियोम आगे बढ़ता है। फिर एक जबरदस्त काटने से बिल्ली जंगली पौधे को फाड़ देती है। दोनों हंटर्स को अपनी जगह पर जमा हुआ छोड़कर अपने जबड़ों में कुछ दबाए वापस आता है। बायोम उसे जीहा के हाथों में गिरा देता है, एक बीज। वह बिल्ली से पूछता है कि वह इसे कहाँ लगाना चाहता है, जबकि हायागेन हैरानी में जमी रहती है। जंगल को ढकने वाली बैंगनी धुंध को देखते हुए जीहा उसे चेतावनी देता है। वह शांति से उसे बिल्ली के साथ जाने को कहती है। जिद करती है कि उसे अपने पुराने पार्टनर का निशान मिला है और वह बिना जांच किए नहीं जाएगी। जीहा बस उसे एक पोशन देता है और कहता है कि वह साथ जाएंगे। यकीन है कि बियोम उन्हें बचा सकता है। वह जंगल में और अंदर जाते हैं। बायम जीहा के कंधे पर सो रहा है, जब तक हीजिन अचानक रुकती नहीं। एक तरफ इशारा करते हुए एक गुफा से हल्की रोशनी निकल रही है। उसे यकीन है कि शायद वहां उनके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि अंदर की तरफ कटन नहीं हुआ है और खून के निशान देखते हैं, जिससे वह अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं। और अंदर हेजिन की नजरें एक टूटी हुई तलवार और खून से सने आर्मर पर टिक जाती हैं, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया कि वह उसके पार्टनर स्युंगयुक के थे। वह आंसुओं में आर्मर से लिपट जाती है। जीहा बताता है कि खून सिर्फ एंट्रेंस पर था, इसका मतलब है कि वह यहाँ ठीक होने आया होगा और फिर चला गया होगा। एक अनोखा इशारा उन्हें नीचे देखने पर मजबूर करता है, जहां वह उसके दांतों के बीच एक हरा चमकता हुआ गोला देखते हैं। जीहा इसे एक सिम्बियट एग के रूप में पहचानता है। बाद में इस पर रिसर्च करने का प्लान बनाता है और बायोम की थपकी की मांग पूरी करता है। वह कहता है कि जो निशान उन्हें मिले हैं उसका मतलब है कि हान स्युंगह्युक अभी भी जिंदा हो सकता है। अपने आंसू पोंछने के बाद मजबूत होकर हीगन वापस जाने का सुझाव देती है। बाहर वह जीहा को उनकी किस्मत का श्रेय देती है और वादा करती है कि वह उसे कभी भी कॉल कर सकता है। वह उसे कभी भी मदद करने की पेशकश करती है जब उसे जरूरत हो, और उसके हाथ पकड़ती है। बायोम तुरंत जलन के मारे उनकी पकड़ पर खरोंचता है, जब तक हयागिन उसे हल्के हाथ से सहलाकर शांत नहीं करती। फिर वह अलग हो जाते हैं क्योंकि जीहा को बायोम को खिलाना है और वह सिम्बायोट एग की जांच करनी है जो वह लाया था। अपनी दुकान पर वापस आकर वह गुफा में मिली चीज के बारे में जानकारी ढूंढता है। बियोम का खेलते हुए किताब को गिराना उसका ध्यान तोड़ देता है और पल भर के लिए उसे डरा देता है। फिर वह हार मान लेता है क्योंकि उसे कुछ भी काम का नहीं मिलता। वह फैसला करता है कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, सोना और ड्रीम फॉरेस्ट में वापस जाना। वह जंगल में ताजगी महसूस करते हुए जागता है, लेकिन वह जम जाता है जब वह देखता है कि जो पेड़ उसने लगाया था वह एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। उसकी शाखाएं सुनहरे फलों से भरी हैं जिन पर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड ट्री लिखा है। उसकी शंकाओं की पुष्टि करते हुए कि यह सच में वर्ल्ड ट्री है। जमीन पर टेरोड्रोन्स उसकी तरफ ध्यान देने के लिए चहचहाते हैं।
वह उन्हें सिम्बायोट एग दिखाता है। टेरोड्रोन नाइट का रिएक्शन तुरंत होता है। वह इसे पहचानता है और इसे हैच करने की पेशकश करता है, जिससे जीहा को चुनना पड़ता है। जीहा की जल्दी से हाँ टेरोड्रोन्स को चलने पर मजबूर करती है। उनका नाइट उन्हें एग को क्वीन के चेंबर में ले जाने के लिए गाइड करता है। क्वीन उसे हल्के गले लगाकर एक्सेप्ट करती है, फिर उसे अपने सब्जेक्ट्स द्वारा इकट्ठे किए गए एसेंस स्टोन्स के बिस्तर पर ध्यान से रखती है। बाहर इंतजार करते हुए जीहा आराम से बेओम के साथ खेलता है, जब तक दोनों जम नहीं जाते। टेरोड्रोन्स को एक चेन बनाते हुए बड़े पेड़ के तने पर चमकती हुई छतरी की तरफ जाते हुए देखकर कुछ देर बाद एक विशाल तितली चमक से बाहर निकलकर उड़ती है और जीहा उसकी खूबसूरती से हैरान होकर सोचता है कि क्या यह हैच्ड सिम्बायोट है। फिर और तितलियां दिखाई देती हैं। एक प्रॉम्प्ट सिम्बायोट्स के जागने की पुष्टि करता है। पेड़ के रेस्टोरेशन की शुरुआत में जीहा और बियाम को हैरान छोड़कर वर्ल्ड ट्री पूरी तरह से रिस्टोर होने के बाद जीहा उसके तने पर हाथ फेरते हुए राहत महसूस करता है। जवाब में पेड़ एक आशीर्वाद देता है। उसकी किस्मत को वर्ल्ड ट्री के वर्कर के रूप में जगाकर जीहा हैरानी से देखता है जैसे जंगल फैलता है और सोलर एप्पल फ्रूट लेवल 2 तक बढ़ जाता है, जिससे वह दुगनी मात्रा में पोशंस बना सकता है। हालांकि अमीर होने के ख्याल उसे ललचाते हैं, लेकिन वह अपनी किस्मत पर फिर से ध्यान देता है, यह समझते हुए कि वर्ल्ड ट्री ने उसे दुनिया को रिस्टोर करने में मदद करने के लिए चुना होगा। BOM एक मियाओ के साथ अपनी भूख का इशारा करता है और जीहा एक फिशिंग रॉड तैयार करता है, ट्राउट का वादा करता है। एक्साइटेड होकर बिल्ली हुक पर उछलती है। वह खुशियां मनाते हैं जब एक बड़ी मछली लाइन पर आती है। अचानक एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। इसे एक रेड ट्राउट के रूप में पहचानता है। लेवल एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन देता है जो 30 मिनट के लिए सेंसेस और रिफ्लेक्सेस को 20% बढ़ाता है। उसे यह एहसास होता है कि उसने पहले कभी किसी आइटम पर इतना डिस्क्रिप्शन नहीं देखा था, जिससे उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। वह अपने बैकपैक में खोजता है, यह सोचता है कि क्या दूसरे आइटम्स भी नई जानकारी दिखाएंगे। वह अपना डायमेंशनल पाउच निकालता है जिसमें भी नई डिस्क्रिप्शंस ऐड हुई हैं कि वह आइटम्स को सुरक्षित रूप से ले जा सकता है दूसरे डायमेंशंस में जाते वक्त भी। वह बियाम को उठाता है और दुकान की तरफ तेजी से जाता है, एक अचानक आए ख्याल से प्रेरित होकर अपना प्लान शुरू करता है। और कुछ देर बाद हंटर्स जीहा की दुकान के बाहर सड़क पर भीड़ लगाते हैं। बियोम भीड़ के बीच से निकलता है और एक औरत को एक टोकन देता है। वह सब यहाँ जीहा की दुकान से पोशंस खरीदने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हालांकि हर कस्टमर सिर्फ 3 बॉटल्स ले सकता है और बिल्ली से नंबर टिकट लेना होगा। दुकान के आसपास के पोस्टर्स पैरालिसिस पोशन का विज्ञापन करते हैं जो 30 मिनट के लिए रेजिस्टेंस को 35% बढ़ाता है और एक स्पेशल हेल्थ पोशन जो 13 सेकंड्स में मैक्स हेल्थ का 22% रिस्टोर करता है। जीहा के पोशंस खास तौर पर सोल में पॉपुलर हैं, जो इतने इफेक्टिव हैं कि वह सोल के बाहर से भी हंटर्स को आकर्षित करते हैं। आखिरी टिकट देने के बाद बायोम काउंटर पर उछलता है, जीहा की तारीफ पाता है। कस्टमर्स बास्केट्स को पोशन से भरते हैं और जीहा बस्टलिंग शॉप को देखते हुए अपने वर्ल्ड ट्री से मिले स्किल का इस्तेमाल लोगों की सेवा करने के लिए करने का फैसला करता है। वह एक कस्टमर को भेजता है और अगले को बुलाता है। तभी उसकी बहन नूना अंदर आती है। पल भर के लिए भीड़ देखकर हैरान हो जाती है। वह उत्साह से उसे दिखाती है कि उसकी दुकान अभी हंटरनेट फोरम्स पर ट्रेंडिंग है और उसे छेड़ती है कि आने के लिए टिकट चाहिए। वह उसे यकीन दिलाता है कि हैप्पी हंटर्स क्लैन के मेंबर्स का हमेशा स्वागत है। वह पैरालिसिस रेजिस्टेंस पोशन को चेक करती है, यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या इसके इफेक्ट सही हैं। जीहा उसकी इफेक्टिवनेस की पुष्टि करता है और वह कहती है कि यह दूसरी दुकानों के पोशन से बेहतर है। वह उत्सुकता से एक बॉटल मुफ्त में मांगती है, लेकिन जीहा मना कर देता है। बदले में एक स्क्रोल देता है। वह उसकी लिखाई पर हैरान होती है, हालांकि वह गंदी लगती है। जीहा बताता है कि यह क्रिएशन विश का स्क्रोल है जो 2 छोटी इच्छाएं पूरी करता है और उसे गुड लक के लिए एक चार्म भी देता है। पहले हिचकिचाते हुए वह इसका इस्तेमाल एक दुर्लभ पुरानी किताब की इच्छा करने के लिए करती है। बाद में सुनयोंग की गिल्ड एक डंजन में छोटी मछली जैसे क्रीचर्स से लड़ती है। उनका टैंक जो पीछे रह रहा है, उसके तलवार चलाने वाले साथी उस पर हंसी उड़ाते हैं। तलवारबाज पूरी ताकत से क्रीचर को फेंकता है जो सुनयोंग पर गिरता है और उसे जमीन पर घायल छोड़ देता है। वह माफी मांगता है, जबकि वह सब उसकी खैरियत पूछते हैं। वह उठती है अपना सर सहलाते हुए। अचानक क्रिएशन का स्क्रोल चमकता है और बताता है कि उसकी गलती से स्पेशल आइटम्स मिलने का चांस 70% बढ़ गया है 30 मिनट के लिए और सिर्फ एक इस्तेमाल बचा है। जमीन अचानक कांपती है, पैरों के नीचे से फट जाती है और टीम गहरी खाई में गिर जाती है, जबकि पुरानी किताब उसके हाथ से फिसल जाती है। उनका गिरना नीचे जमीन पर खत्म होता है और वह बार बार की बदकिस्मती पर सवाल करती है, यह समझते हुए कि यह गिरना किसी जाल की वजह से नहीं है। मेज एक जादुई रोशनी करता है। एक छिपा हुआ कमरा दिखता है जो खजानों और लेजेंडरी इक्विपमेंट से भरा है। जैसे ही वह खोजते हैं, सफेद बालों वाला आदमी नाइट ट्रूप्स की लॉन्ग स्वॉर्ड देखता है, जबकि दूसरा अंदाजा लगाता है कि यह जगह एक गुप्त ठिकाना है। सुनयोंग जी-मार्क एम्पायर के ब्लैक लायन नाइट की एक पुरानी किताब खोजती है और वह खुशी से उछल पड़ती है, सोचती है कि उसकी पुरानी किताब की इच्छा पूरी हो गई। एक ग्रुप मेंबर अनस्टेबल डंजन की चेतावनी देता है और उन्हें जरूरी चीजें इकट्ठा करके निकलने को कहता है। जैसे ही वह चलते हैं, तलवारबाज गिर जाता है क्योंकि उसके नीचे की जमीन टूट जाती है, लेकिन टैंक उसे बचा लेता है। तभी एक और भूकंप उन्हें लगता है।
वह एक दूसरे को शांत करने और वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक मॉन्स्टर्स क्रीचर्स का एक झुंड उनका रास्ता रोक देता है। घबराहट उन्हें कॉरिडोर से निकलने पर मजबूर करती है, लेकिन उनका पीछा एक और बड़े डरावने मॉन्स्टर द्वारा किया जाता है। सन यंग प्रेज टू गॉड आर्क किताब से खुद को बचाते हुए, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। वह अपनी आंखें खोलती है तो अपनी टीम को एक साथ इकट्ठा देखती है, मीलों तक फैले बंजर रेत से घिरा हुआ, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सीन बदलता है। जीहा ड्रीम फॉरेस्ट के अंदर है। वह नई उपजाऊ मिट्टी की तारीफ करता है, बढ़ते हुए केंचुआ के लिए शुक्रगुजार है। जब वह सोचता है कि क्या लगाए, बेयोन एक बीज पेश करता है जो एक विशाल मांसाहारी पौधे में बदल जाता है। उलझन में वह देखता है कि बिल्ली उत्साह से मिट्टी खोद रही है, जो उसे पसंद आ जाता है, और वह मदद करने का फैसला करता है। फिर उसके हमिंगबेल फ्लावर्स बजने लगते हैं, उसे अनजान मेहमानों के बारे में अलर्ट करते हुए। वह बाहर निकलता है, मिट्टी पहुंचता है और खिड़की पर हंटर्स को देखता है। सून यंग गुस्से से भरी हुई है, बाहर निकलकर उनका स्वागत करता है। उसकी मुलाकात उसके गुस्से भरे चिल्लाने से होती है स्क्रोल को लेकर। स्क्रोल पर एक प्रॉम्प्ट नई जानकारी दिखाता है। बदकिस्मती से स्पेशल आइटम ड्रॉप्स 70% बढ़ जाते हैं 30 मिनट के लिए। अपनी गलती पहचानते हुए वह अजीब तरीके से उन्हें अंदर आकर ताजा होने के लिए बुलाता है। सब जीहा की दुकान के अंदर गिर जाते हैं, जिससे वह पूछता है कि क्या गलत हो गया। वह बताते हैं कि जब वह एक्सप्लोर कर रहे थे तब अचानक अर्थवर्म ने डंजन पर कब्जा कर लिया। वह खुद से पूछता है कि क्या यह गड़बड़ उस क्रिएशन स्क्रोल की वजह से हुई थी जो उसने अपनी बहन को दिया था। वह बताते हैं कि उन्होंने नाइट ट्रूप्स का गुप्त ठिकाना खोज लिया है। जीहा हैरान पूछता है कि क्या यह गमार्क एम्पायर के ब्लैक लायन नाइट ट्रूप का है। वह इसकी पुष्टि करती है और उसे एक पुरानी किताब दिखाती है, द नाइट ट्रूप कमांडर्स लॉग बुक, लेकिन मानती है कि इसका ज्यादा हिस्सा पुरानी भाषा की वजह से पढ़ा नहीं जा सकता। जीहा लॉग बुक पर नजर डालता है और उसे पुरानी भाषा पढ़कर हैरान कर देता है। बताता है कि मॉन्स्टर्स ने एस्ट्रम किंगडम में घुसना शुरू कर दिया है। प्रभावित होकर वह एक पुराना कागज निकालती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि यह गहना कॉन्टिनेंट का एक खराब नक्शा है। ये समझते हुए कि यह नक्शा ड्रीम फॉरेस्ट में कितना काम आ सकता है, वह उत्सुकता से लॉगबुक और नक्शा कुछ दिन के लिए उधार मांगता है, बदले में ढेर सारे पोशंस देने का वादा करता है। उनकी उत्सुकता देखकर वह एक और महीने के लिए और ज्यादा देता है, सबको प्रभावित करता है। कस्टमर्स को भेज देने के बाद जीहा अपनी दुकान के बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए एक मेंटल लिस्ट बनाता है और नाइट ट्रूप कमांडर का लॉगबुक पढ़ता है। बयम को सोए हुए देखकर वह उसकी पीठ थपथपाता है, डेस्क पर बैठता है और पहले नूना का नक्शा चेक करने का फैसला करता है। पोषण बनाने का काम बाद के लिए छोड़ देता है। जीहा नक्शा देखता है और उसकी डिटेल्ड मॉन्स्टर लिस्टिंग्स पर ध्यान देता है। एल्डर लिच का ओरिजिन सदर्न एस्ट्रम पैलेस के पास और माउंट अपेटो के पास हीगिन के साथ उसकी मुलाकात वाले जंगल को पहचानता है। नक्शा के अधूरे होने से निराश होकर वह सोचता है कि टेरोड्रोन्स के पास और ज्यादा जानकारी हो सकती है, तो सोने का फैसला करता है और ड्रीम फॉरेस्ट में जागता है। जंगल में सिर्फ बायम की हरकतें खामोशी तोड़ती हैं, जबकि जंगल अजीब तरीके से शांत लगता है, जिससे जीहा सोचता है कि बीटल्स कहाँ चले गए। पल भर में हमिंग बेल्स अचानक बजने लगते हैं, एक शक्तिशाली मॉन्स्टर की मौजूदगी का इशारा करते हुए। अचानक एक लाल आंख वाला साइक्लोप्स बाहर निकलता है, जिसके साथ टेरोड्रोन आर्मी है। गार्डनर इसे एक डिजास्टर ग्रेड मॉन्स्टर के रूप में पहचानता है, जो पहले सिर्फ चाइना में देखा गया था। वह इसके बेजोड़ साइज और खतरनाक होने पर ध्यान देता है, याद करते हुए कि दूसरे देशों में इसके पीछे भेजे गए दर्जनों हंटर्स इसके बड़े क्लब से कुचल दिए गए थे। जैसे ही साइक्लोप्स आर्मी पर हमला करता है, वह बियोम से उनकी मदद करने को कहता है, लेकिन बिल्ली मना कर देती है। फिर वह मिशन प्रॉम्प्ट की कमी पर ध्यान देता है, इसलिए बीटल्स इसे खुद ही संभाल रहे हैं। तो वह इसके बजाय मॉन्स्टर की जानकारी अपनी इन्फिनिट स्पेल बुक में रिकॉर्ड करता है। साइक्लोप्स घुमाता है और निशाना चूक जाता है, जिससे नाइट को अपना क्राउन मॉन्स्टर की आंखों में घुसाने का मौका मिल जाता है। जीहा चेतावनी देता है, तभी साइक्लोप्स की एक आंख से एक लाल लेजर निकलता है। उसे डर है कि उसकी आर्मी साइक्लोप्स की ताकत का सामना नहीं कर सकती। आर्मी अपने लीडर के निर्देशन में फिर से इकट्ठा होती है। जल्दी ही एक बड़ा ईथर स्टोन खींचकर लाते हैं, जिसे नाइट शील्ड्स में बदल देता है। वह एक डिफेंसिव लाइन बनाते हैं। लाल बीम फिर से टकराती है, लेकिन शील्ड से टकराकर वापस पलट जाती है। साइक्लोप्स का हाथ काट देती है, जो हथियार पकड़े हुए था। ये समझते हुए कि बीटल्स का प्लान काम कर गया, वह उत्साह से उनकी स्ट्रैटेजी अपनी लेजेंडरी बुक में लिखता है। नाइट ये देखते हुए कि बीस्ट दर्द की वजह से भटका हुआ है, अपना ईथर शार्ड इस्तेमाल करता है साइक्लोप्स को नीचे गिराने के लिए। वह सब साइक्लोप्स को सफलता से हराने पर खुशियां मनाते हैं। जीहा उन्हें खाना और ईथर स्टोन से इनाम देता है। अचानक नोटिफिकेशंस आने लगती हैं और एसेंस जल्दी से गिने जाते हैं। उसकी इन्वेंट्री में 325 स्टोन्स तक पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि वह अपनी स्पेल बुक में जो कुछ भी लिखता है वह मेरे विकी पर अपडेट हो जाता है। वायोन वेबसाइट ब्राउज करते हुए देखती है। वेबसाइट की नई अपडेट की गई जानकारी को देखने के लिए 10 एसेंस की जरूरत है साइक्लोप्स कोर स्ट्रैटेजी के लिए। वह सोचती है कि इस तरह का सिस्टम कब आया, लेकिन फिर भी अपनी एसेंस उस पर इस्तेमाल करती है। पोस्ट बताती है कि साइक्लोप्स अपने क्लब से हमला करता है और अपनी आंख से एक खतरनाक बीम छोड़ता है।
जब वह और ज्यादा देखने की कोशिश करती है। एक प्रॉम्प्ट फिर से दिखता है, 10 एसेंस मांगता है फाइनल स्ट्रैटेजी देखने के लिए। निराश होकर वह अपना सर डेस्क पर पटकती है, यह समझते हुए कि उसके पास जरूरी एसेंस नहीं है। गुस्से में वह पोस्ट के पीछे वाले इंसान से बदला लेने की कसम खाती है, जबकि एक बेचैन करने वाली फीलिंग जिहा की शांति को भंग करती है। इसी बीच हंटर्स की एक बड़ी भीड़ हंटर्स एसोसिएशन के बाहर इकट्ठा हो जाती है। सीईओ कार से बाहर निकलता है, इस शोर शराबे के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, और उसे साइक्लॉप्स के बारे में मेरे विकी पोस्ट दिखाया जाता है। आदमी बताता है कि जानकारी देखने के लिए 10 एसेंस लगते हैं और फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए एक और 10। वह देखते हैं कि हंटर्स फाइनल साइक्लॉप्स प्लान के लिए कितना कुछ देने को तैयार हैं, क्योंकि 10 एसेंस भी काफी स्टैट बूस्ट्स देते हैं। युनसुक को एहसास होता है कि शायद ही किसी हंटर ने 20 एसेंस बचाए होंगे, जो शायद यही वजह है कि सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वह सोचता है कि लेखक को यह जानकारी कैसे मिली, ये देखते हुए कि देश में कभी लेवल 6 का साइक्लॉप्स डंजन नहीं दिखा और उसे अनऑफिशियल तरीके से क्लियर करना मुश्किल है। फिर अचानक साइक्लॉप्स डंजन खुलने की खबर फैल जाती है। युनसुक अपने सबॉर्डिनेट को इंटेलिजेंस टीम और इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर को सूचित करने और तुरंत एक मीटिंग बुलाने का निर्देश देता है। कॉन्फ्रेंस रूम में टीम ध्यान देती है कि मेरे विकी सर्वर ऑफ लिमिट्स है, इसलिए वह विदेशी हस्तक्षेप की संभावना को खत्म कर देते हैं। इस वेबसाइट पर सभी एसेंस पेमेंट्स भी अनट्रेसेबल हैं, क्योंकि वह हंटर को कंट्रोल करने वाले सिस्टम द्वारा अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। युनसुक का असिस्टेंट इस बात की पुष्टि करता है कि जो हंटर्स फाइनल स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं उन्हें असली बफ मिलता है, जिससे अफवाहें सच साबित होती हैं। वह इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को सभी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट बनाने और उन्हें लाइव मॉनिटर करने का आदेश देता है, उनकी सुरक्षा को पहली तरजीह देते हुए। हंटर्स डंजन के बाहर इकट्ठा होते हैं। कुछ लोगों में बेचैनी फैल रही है, हालांकि गिल्ड लीडर शुरू करने के लिए उत्सुक है। हाइजिन स्ट्रैटेजी बताती है, टैंक्स को रिफ्लेक्टिव शील्ड तैयार होने तक इंतजार करने का निर्देश देती है और खुद और क्योंगबैक के लिए इनिशियल अटैक सफल होने के तुरंत बाद अंदर जाने का प्लान बनाती है। वह फाइनल ब्लो हुईअन को सौंपती है। साइक्लॉप्स अटैक बफ से ताकतवर होकर जिसने उसकी अटैक और क्रिटिकल पावर को 15% बढ़ा दिया है। लड़ाई शुरू होती है जब साइक्लॉप्स से एक लाल रोशनी निकलकर फट जाती है, लेकिन ग्योंगबैक उसे अपनी शील्ड से रोक देता है, हयाजिन को अपनी तलवार टेक्निक इस्तेमाल करने का मौका देते हुए। वायोन उसके बाद एक जलता हुआ पत्थर फेंकती है जो उसके बफ से ताकतवर होकर उस जानवर से टकरा जाता है। खबरें देखते हुए जिहा देखता है कि साइक्लॉप्स डंजन बिना किसी मुसीबत के खत्म हो गया है। फिर एंकर बताता है कि मिर्विकी की डंजन स्ट्रैटेजीज विदेशों में मुफ्त में बांटी जाएंगी। इससे उसे एक बात समझ आती है, उसकी इन्फिनिट स्पेल बुक कोई भी रिकॉर्ड की गई स्ट्रैटेजी विकी पर अपलोड कर देती है। उसे एहसास होता है कि टेराड्रोन का अटैक प्लान अपलोड करने से उसे ईथर स्टोन्स की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई मिल सकती है। जादुई फूलों की अचानक घंटी जिहा को एक और मॉन्स्टर की चेतावनी देती है। वह बायोम को पकड़ता है और सीधा अंदर चला जाता है। ड्रीम फॉरेस्ट उसे एक अलग थलग जमीन के टुकड़े पर छोड़ देता है, समुंदर से घिरा हुआ। टेरोड्रोन नाइट पास आता है, एक घायल जानवर जिसे वर्ल्ड ईटर कहते हैं के लिए उसकी मदद मांगते हुए। जब जाहा पूछता है कहाँ, वह कीड़ा पास के एक छेद की तरफ इशारा करता है। छेद से पानी का एक अचानक फव्वारा निकलता है, उन दोनों को भिगो देता है। बायोम अपनी खाल झटक कर सुखाता है, जबकि जिहा अपना चेहरा पोंछता है, और उसी पल उसे एहसास होता है कि उनके नीचे की जमीन हिल रही है। यह कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक वेल है, और सिर्फ कोई वेल नहीं, वर्ल्ड ईटर। अपने छूने पर उसकी कमजोर होती एनर्जी को महसूस करते हुए उसे समझ आता है कि हाल ही में इतनी ज्यादा मैजिकल एसेंस उसकी तरफ क्यों खींची चली आ रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुट्ठी भर एसेंस क्रिस्टल्स उसके मुंह में फेंकता है, उम्मीद करता है कि इससे उसकी ताकत वापस आ जाएगी। वेल की आंखों की पुतलियां अचानक बड़ी हो जाती हैं, इससे पहले कि वह अपने बड़े जबड़े खोले, और उससे एनर्जी की एक लहर फट जाती है। जब वह खत्म होती है, जिहा और बयाम रेत पर फैलकर पड़े हैं, उस ताकत से हैरान। एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, कंफर्म करता है कि वर्ल्ड ईटर उसकी मदद से अपने असली रूप में वापस आ गया है। वह उठकर बैठता है और देखता है कि वह शक्तिशाली वर्ल्ड ईटर अब एक छोटा प्यारा जानवर है जो लहरों में छप छप कर रहा है। उसकी प्यारी सी शक्ल उसे हैरान कर देती है और वह खुद को रोक नहीं पाता, पानी में कूदकर उसे गले लगा लेता है, जबकि बियोम जलन में गुस्से से देखता है। वह संतुष्टि से देखता है जब वेल तैरकर चला जाता है, हालांकि बियाम अभी भी गुस्से में है। वह जानवर अचानक किनारे की तरफ वापस घूमने लगता है, जिससे वह घबरा जाता है, लेकिन वह सिर्फ पानी में एक मजेदार पलट करता है। जब वह किनारे की तरफ देखता है, उसे रेत पर ताजी मछलियों और शेलफिश का ढेर मिलता है। वर्ल्ड ईटर की तरफ से शुक्रगुजारी का तोहफा। जी हाँ, शुक्रगुजारी से तोहफा लेता है जब ब्यूंग अपने लिए एक मछली झटक लेता है। वह छोटे वर्ल्ड ईटर को अलविदा कहता है, चुपचाप भविष्य में दोबारा मिलने की इच्छा करता है। घंटों बाद खबर आती है कि कोरिया के दक्षिणी तट पर एक बहुत बड़ा समुद्री मॉन्स्टर देखा गया है। रात में हेलीकॉप्टर सर्च लाइट्स के साथ तट पर घूमते हैं और एक विशाल ऑक्टोपस समुद्र से निकलता है, हेलीकॉप्टर्स को आसमान से नीचे गिरा देता है। वह किनारे की तरफ बढ़ता है, सड़क पर घबराहट फैल जाती है, सिक्योरिटी में हलचल मच जाती है, सोच रहे हैं कि हंटर्स कहाँ हैं। जब एक और भी बड़ी परछाई ऊपर आती है, उसकी साइज बताती है कि यह एक डिजास्टर ग्रेड मॉन्स्टर हो सकता है।
ऑक्टोपस डर से जम जाता है और वेल उसे पूरा निगल जाता है। कंट्रोल रूम में अधिकारी फीड देखते हैं। उस जानवर को एक डेमीगॉड वेल के रूप में पहचानते हैं जो पहले जागे हुए इंसान से जुड़ा है। एक स्टाफर उसकी आर्काइव्ड रिकॉर्ड से अजीब मिलान को नोट करता है, लेकिन वह फिर भी उसे ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला करते हैं। वह हाल की रिपोर्ट्स की तरफ देखते हैं। समुद्री मॉन्स्टर जो कोरिया को धमका रहे थे अब जापान की तरफ जा रहे हैं। इसी बीच घर पर जीहा अपनी बहन के साथ बैठा है जो हाल ही में और स्टॉक्स खरीद रही थी, इसलिए उसके लिए पुरानी एस्ट्रम किंगडम की किताबें लाई। वह उसे अपना हाथ से बना हुआ मैप दिखाता है जो सिर्फ टेल्स रिवर तक पहुंचता है और सिर्फ नाइट ट्रूप कमांडर की लॉगबुक से बनाया गया है। मैप से प्रभावित होकर वह कहती है कि वह उसे ऐसे बताता है जैसे वह खुद वहां गया हो। जीहा हंसकर टाल देता है। हालांकि अंदर ही अंदर वह उन पिटेरोड्रोन्स को याद करता है जो जमीन पर घूमते थे और उसे मैप बनाने में मदद करते थे। वह बताता है कि सदर्न टेल्स रिवर को जोड़ने से एस्ट्रम किंगडम का मैप पूरा हो जाएगा। वह सोचती है कि वह मैप के लिए इतना समर्पित क्यों है। जीहा कहता है कि यह भविष्य में काम आ सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हांस सुंगयुक के बारे में सोच रहा है जो शायद अभी भी गहना में है और कैसे मैप और उसकी वर्ल्ड ट्री एबिलिटीज उसे ढूंढने में मदद कर सकती है। जब सन यंग आराम करने जाती है, जीहा उससे कहता है कि कल अपनी टीम के साथ उन पोशंस के लिए आए जो उसने तैयार की हैं, खासकर वह एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वाली उनके रैंक 3 डंजन रेड के लिए। दोबारा अकेला होकर वह उसके सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार महसूस करता है और एक नया रून वर्ड ढूंढने पर खुश होता है। जीहा अपना ध्यान स्पेल बुक की तरफ करता है। उसे खोलता हुआ उसे एक स्क्रोल ऑफ चेंज परस्यूट मिलता है जो किसी भी जिंदा चीज की जगह को ट्रैक और कंफर्म कर सकता है। वह स्क्रोल को फाड़ता है, अपने दिमाग में ही एजेंट की तस्वीर बनाता है। उसकी आंखों के सामने विजन पूरे डिटेल में खुलता है, यहाँ तक कि वह एनर्जी भी दिखाता है जो वह कैरी करती है। उसकी सही जानकारी उसे उसकी कीमत से सच में प्रभावित करती है। बायम उसकी बाहों में कूद जाता है और जीहा सोचता है कि आवाज ने उसे चौंकाया है। बिल्ली को शांत करता है और सुझाव देता है कि वह डिनर के लिए गार्डन में चलें। वापस जंगल में उसे पानी बहुत साफ दिखता है, शायद वर्ल्ड ईटर का काम है, और देखता है कि सोलर एप्पल लेवल 3 पर पहुंच गया है। उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई है। थोड़ी देर बाद टेरा ड्रोन्स आते हैं, उसे वर्ल्ड ट्री से पहले से भी ज्यादा फसल देते हुए। नाइट जीहा की शर्ट पकड़ता है, आसमान की तरफ इशारा करता है और वर्ल्ड ट्री की तरफ उड़ जाता है। सोचता है कि उसे पीछे आना है। जीहा मुश्किल से चढ़ता है। वह ऊपर पहुंच जाता है जहां पातो पहाड़ की जगह से पता चलता है कि गहना कॉन्टिनेंट हमेशा से गार्डन के बाहर ही था। बियम की भूखी आवाज जीहा को नीचे उतरने पर मजबूर करती है, लेकिन जैसे ही वह कोशिश करता है, एक बेल उसके पैर के चारों तरफ लपेट जाती है। उसके शरीर से भी ज्यादा उसे हवा में खींच लेती है। वह डर से चिल्लाता है जब उसे एहसास होता है कि यह एक विशाल पौधा है, और बेचैनी से बायोम और टेरोड्रोम नाइट को बुलाता है। जब चीजें खराब लग रही होती हैं, पौधा अचानक उसे जमीन पर नीचे उतार देता है। उसकी शुक्रगुजारी हैरानी में बदल जाती है जब वह उसे प्यार से लपेट लेता है। वह हंसता है। एहसास होता है कि वह डरावना पौधा सिर्फ एक प्यारा चिपकू टाइप का है, और वह पहले ही मियर विकी पर इसके बारे में एक पोस्ट बनाने के बारे में सोच रहा है। बाद में जीहा माउंट अपेटो की तरफ के रास्ते का सामना करता है, वही जगह जहां एस्ट्रम किंगडम से भागे हुए लोग कभी गए थे। टेरोड्रोन के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। हानसेउंग ह्युक के निशानों वाला डंजन एस्ट्रम के दक्षिण में टेल्स रिवर के पास है, और मैप के मुताबिक वह नदी मेट अपेडो के बिल्कुल बगल से गुजरती है। जीहा सुमयुक के निशानों की तरफ रास्ता बनाता है, लेकिन गार्डन की दीवार उसका रास्ता रोक देती है, इसलिए वह सिर्फ टेराड्रोन आर्मी को आगे भेज सकता है। जब आर्मी पहाड़ की तरफ जाती है, जीहा बायोम के साथ खाना खाने का प्लान बनाता है, लेकिन बिल्ली कहीं दिखाई नहीं देती। यह अजीब है क्योंकि वह कभी खाना नहीं छोड़ता। तभी तेज दांतों वाले पौधे से एक अचानक थपकी लगती है। जीहा उछल पड़ता है, जैसे वह इशारा कर रहा हो कि बायोम कहाँ गया है। अपनी दुकान पर वापस आकर वह बैठ जाता है, अपने पालतू जानवर को याद करता है और सोचता है कि उन्हें अभी कितना कुछ करना बाकी है। बायोम की यादों में खोया हुआ वह ऊपर देखता है तो हायजिन को एक अच्छे कपड़े पहने आदमी के साथ अंदर आते हुए पाता है। जब वह उसे नमस्ते करता है तो वह आदमी अपना नाम किम ह्युनसुक बताता है, जो हंटर मैनेजमेंट से है। वह बताता है कि उसने हायजिन से मदद मांगी थी ताकि वह जीहा से दोबारा मिल सके। ह्युनसुक उसकी कमाल की पोशंस की तारीफ करता है। जीहा उन्हें चाय देता है और इस मौके का फायदा उठाकर हायजिन को बताता है कि उसने उससे क्यों कांटेक्ट किया था। वह एक पुरानी किताब में मिला हुआ एक स्क्रोल दिखाता है। उसे लगता है कि यह मिस्टर संगयुक को ढूंढने में मदद कर सकता है। स्क्रोल ऑफ चेंज ट्रेस उन्हें हैरान कर देता है जब उन्हें पता चलता है कि उसने यह सब खुद ही ट्रांसलेट किया है। उन्होंने इसे राज रखने की कसम खाई। हवा में तनाव आ जाता है जब ह्युनसुक अचानक उससे पूछता है कि क्या उसका किसी डेमीगॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी जानकारी से हैरान होकर जीहो सुनता है जब वह आदमी साफ करता है कि वह यहाँ जासूसी करने नहीं आया है, बल्कि वह उसकी पोशंस की तारीफ करता है क्योंकि उन्होंने हंटर सर्वाइवल को 20% बढ़ा दिया है और उसे बहुत कीमती बताता है, और बदले में अपना बिजनेस कार्ड और हंटर मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट देता है। जीहा तारीफ से हैरान होकर सोचता है कि क्या वह सच में इसके लायक है, लेकिन उसके मेहमान जोड़ देते हैं कि वह ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है। हीजिन बीच में बोलती है, समझाती है कि वह आदमी सिर्फ उससे पर्सनली मिलना चाहता था और माफी मांगती है। जीहा उनका शुक्रिया करता है, बदले में खाना खिलाने का वादा करता है।
फिर मैनेजर को पोशंस देता है और उसे बाहर तक छोड़ने जाता है। किम ह्यूंग सुक की लगन और चार्म की तारीफ करते हुए वह अंदर आते हैं। जीहा अपनी किताब में स्केच बनाना शुरू करता है, जिससे हीजिन उसके बारे में पूछती है। वह एक लगभग पूरा मैप दिखाता है, जिसे वह तुरंत एस्ट्रम किंगडम के पास के एक पहाड़ और नदी से जोड़ता है। जीहा उससे कहता है कि वह जमीन को मैप से मिलाए और मिस्टर संगयुक के बारे में सोचते हुए स्क्रोल को एक्टिवेट करे, जो उसकी जगह बता देगा अगर वह पास में हुआ तो। वह सोचता है कि काश उसने इसे टेस्ट किया होता, लेकिन उसकी इंक खत्म हो गई थी। वह उसकी मदद करने का वादा करता है जब तक खोज पूरी नहीं हो जाती। वह गर्मी से उसका शुक्रिया करती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह जोर देता है कि एक दोस्त की मदद करना तो आम बात है। वह उससे कहता है कि यह कुछ नहीं है और दोस्त एक दूसरे की मदद करते ही हैं। पास आकर वह उससे कहती है कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़े तो वह उससे कांटेक्ट करे। फिर वह बियोम की गैर मौजूदगी देखती है। इस बार जीहा रो पड़ता है, बताता है कि बिल्ली भाग गई है। वहां वह एक भेड़िए को देखता है। कमजोरी और अनंत मुश्किलों के बावजूद उसने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी थी। बियोम खुद को आर्कटोस, भगवान का दांत, घोषित करता है और कहता है कि वह इसी जानवर के लिए आया है। भेड़िया भारी जंजीरों में बंधा पड़ा है, गॉब्लिन से घिरा हुआ है। यह ग्रोलर है, भगवान की इच्छा का वाहक। जंजीरें खड़खड़ाती हैं जब भेड़िया जद्दोजहद करता है, जबकि गॉब्लिन्स उस पर अपने हथियार ताने रहते हैं। लेकिन जैसे ही बायोम दिखाई देता है, संतुलन बदल जाता है। उसका रूप अब बहुत बड़ा है। वह आगे बढ़ता है, बुराई के सेवकों को जाने का हुक्म देता है। भेड़िया आर्कटिस को बुजदिल कहता है, लेकिन बिल्ली एक ही झटके में उसकी जंजीरें तोड़कर जवाब देती है। ग्राउलर की बगावत को बेकार बताते हुए आर्कटिस एक नए मोड का ऐलान करता है। वर्ल्ड ट्री को ठीक करने का काम शुरू हो गया है। ग्राउलर आर्कटिस की बात नहीं मानता, वह सिर्फ भगवान की इच्छा को पहचानता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बड़ा सा बिल्ली उसे पकड़ लेता है और उसे एक तरफ फेंक देता है। हैरान और कमजोर भेड़िया सुनता है कि एक्टुस कहता है कि वह इजाजत नहीं मांग रहा, उसे याद दिलाता है कि वह भगवान का प्रतिनिधि है। एक्टुस भेड़िए की गर्दन पकड़ लेता है। जानवर के विरोध के बावजूद मकसद से दौड़ता है, उसे हार मानने को कहता है। सीन बदलता है। जीहा अपने साथियों के साथ एक कैटेगरी 3 डंजन एक्सप्लोर कर रहा है। सन यंग पूछती है कि उसने साथ आने का फैसला क्यों किया, क्योंकि एक खंडहर टाइप डंजन में आइटम बॉक्स के अलावा कुछ नहीं होता। वह बताता है कि ब्लैक लायन नाइट कमांडर ने एस्ट्रम के शरणार्थियों को यहाँ से भागने में मदद की थी। इशारा करता है कि मलबे के नीचे अभी भी छुपे हुए सुरंग हो सकते हैं। सन यंग जानी पहचानी आर्किटेक्चर की तरफ इशारा करती है, लेकिन उसकी टीममेट यहाँ एक रेयर आर्टिफैक्ट ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जीहा की नजर ग्योंगबक की तलवार पर पड़ती है और वह बताता है कि यह एक रेयर नाइट की लॉन्ग सोर्ड है। यह ताकत और सहन शक्ति को 5 से, एजिलिटी को 3 से बढ़ाती है और नाइट्स प्लेज स्किल को एक्टिवेट करती है, जिससे अटैक 5 मिनट के लिए 7% बढ़ जाता है। ग्रुप हैरान होकर सांस लेता है, पूछता है कि उसे इतनी खास जानकारी कैसे पता है। उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ वह ही आइटम डिस्क्रिप्शंस देख सकता है। वह एक कहानी बनाता है कि उसे हाल ही में एक अप्रेजल स्किल मिली है। सन यंग तुरंत कनेक्शन समझ जाती है। उसे समझ आता है कि उसकी पोशन के इफेक्ट्स इतने प्रिसाइज क्यों हैं। उत्साहित होकर एक और टीममेट उससे अपना आर्मर अप्रेज करने को कहता है और जीहा उसे लाइट चेस्ट आर्मर बताता है, जो डिफेंस को 10% और क्रिटिकल डिफेंस को 5% बढ़ाता है। ग्रुप जीहा को छेड़ता है, उसकी नई स्किल पर उसे बधाई देता है और मजाक करता है कि यह कितनी दौलत ला सकता है। सून यंग उनके लालच पर गुस्से में उन्हें अपनी किताब से मारती है और जीहा को हर जगह मौकाप्रस्त लोगों से बचने की चेतावनी देती है। जीहा सन योंग की चेतावनी पर सोचता है जब वह पुराने पत्थर के गलियारों में चल रहा होता है। अपनी एबिलिटीज को मैनेज करने के लिए मिस्टर ह्यूनसुक से सलाह लेने के बारे में सोचता है। आगे उन्हें एक कहिला की दीवार टूटी हुई दिखती है, जो हाल ही में हुए मॉन्स्टर अटैक का सबूत है। पार्टी टेल्स रिवर के किनारे रुकती है, उसकी चौड़ी और साफ पानी से हैरान होकर। जीहा उसकी गहराई देखता है, सोचता है कि कमांडर ने सुरंग कैसे बनाई होगी। वह अपनी किताब में नदी का स्केच बनाता है और बाद में माउंट अपेटो के पीछे एक्सप्लोर करने का दिमाग में नोट बना लेता है। बाकी लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी ड्राइंग से प्रभावित होकर कि उसने सीन को कितनी सही तरह से बनाया है। सून यंग का स्क्रोल ऑफ क्रिएशन चमकता है। छोटे मोटे झटकों के दौरान खास आइटम्स ढूंढने में 20 मिनट के लिए एक टेम्पररी बूस्ट देता है। उसी पल जीहा की स्पेल बुक से एक पन्ना फटकर हवा में उड़ जाता है। वह उसे पकड़ने के लिए लपकता है, सन यंग को चौंकाते हुए, जो नदी में गिर जाती है और वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है। सन युंग नदी की तेज धारा में बह जाती है, जिससे जीहा उसके पीछे छलांग लगा देता है। पानी के नीचे वर्ल्ड ईटर वेल ऊपर आता है। उन दोनों को सुरक्षित ले जाते हुए वह पक्का करता है कि वह ठीक है जब वह पानी खांसती है। जानवर के सही समय पर मदद करने के लिए शुक्रगुजार है। जीहा वर्ल्ड ईटर का शुक्रिया करता है। शुक्रगुजारी में उसे हल्के से थपथपाता है। जब पार्टी दोबारा इकट्ठी होती है, वह उसे एक अजीब जगह की जांच करने के लिए बुलाते हैं। घास में बना हुआ एक चमकता हुआ पैटर्न। वह वेल को अलविदा कहते हैं जब वह चला जाता है। सन यंग लंबी सांस लेती है, अपनी बार बार की बदकिस्मती से परेशान होकर। उसकी गिल्डमेट उसके बालों से एक चमकती हुई चीज निकालती है। वह उसे लास्ट ब्रोच ऑफ द आर्टिजन के रूप में पहचानती है, एक आर्टिफैक्ट जो हैंड क्राफ्टिंग को 10% बढ़ाता है। प्रभावित होकर वह अपनी किताब से एक पन्ना फाड़ती है, एक कागज का ड्रैगन बनाती है जो सबको खुश कर देता है।
डंजन से निकलने से पहले ग्रुप अपने दिन के काम के लिए एक दूसरे का शुक्रिया करता है। जीहो एक मैजिक सर्कल ढूंढने पर खुश होता है जिसे उसने अपनी किताब में कॉपी भी कर लिया था। वह अपनी किताब खोलता है और डिस्क्रिप्शन बताता है कि यह एक भगवान द्वारा दिया गया डायमेंशनल पोर्टल है जो सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है जहां वही सर्कल मौजूद हो। जीहा उस मैजिकल सर्कल पर सोचता है, ये पता लगाने के लिए पक्का है कि प्टेरोड्रोन्स अर्थ और गेहेना के बीच आजादी से कैसे ट्रैवल करते हैं। घर वापस आकर बयम की गैर मौजूदगी उसे बेचैन करती है, लेकिन वह खुद को तसल्ली देता है कि यह सिर्फ थोड़े समय के लिए है और खालीपन से ध्यान हटाने के लिए काम पर फोकस करता है। बाद में जीहा खाली जंगल में चलता है, अपने साथियों को बुलाता है। बायोम पीछे से दिखाई देता है, अपने पंजों में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा लिए हुए, और गार्डनर तुरंत राहत महसूस करता है और देखता है कि उसकी बिल्ली कितनी बड़ी हो गई है। फिर वह छोटे जानवर को देखता है और उसे उठा लेता है और एक प्रॉम्प्ट बताता है कि उस कुत्ते के बच्चे का नाम ग्रोलर है जो भगवान का संदेशवाहक है, और पूछता है कि क्या वह उसकी चोटों का इलाज करने में मदद करेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मान जाता है और वर्ल्ड ट्री की चमकती हुई शक्ति ग्रोलर में चली जाती है। भेड़िया ताकत वापस पाता है और उस पर गुस्से से देखने की कोशिश करता है, लेकिन जीहा उसकी प्यारी शक्ल से प्रभावित होकर उसे गले लगा लेता है। वह उसका नाम डोगो रखता है और उसे घर में स्वागत करता है, जबकि ग्रोलर अंदर ही अंदर उसके चुनाव की आलोचना करता है। कुछ दिन बाद गार्डनर देखता है कि डोगो के आने के बाद से प्टेरोड्रोन की संख्या बहुत बढ़ गई है। वह अनुमान लगाता है कि यह भेड़िए के खास डेमीगॉड गुणों की वजह से है जो जानवरों के प्रति लगाव और नेतृत्व को बढ़ाते हैं। नतीजा यह हुआ कि झुंड का साइज 1.1 गुना बढ़ गया है और उनकी चलने की स्पीड 1.2 गुना बेहतर हो गई है। जीहा को एहसास होता है कि जैसे जैसे डोगो स्ट्रांग होगा पूरे ग्रुप को फायदा होगा। उसकी परसिस्टेंट हंटर स्किल के साथ जो 2 किलोमीटर के अंदर किसी भी हलचल को डिटेक्ट करती है, उसे लगता है कि वह ग्रैंड प्लेन को माउंट एपिटो की तरफ सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं। वह उसे एक रेड ट्राउट बॉल से इनाम देता है, लेकिन बायोम लालच से उसे चुरा लेता है और वह दोनों एक उलझी हुई लड़ाई में टकरा जाते हैं। उनका मालिक बीच में आता है, बायोम और डागो को उठाता है जबकि उन्हें लड़ने के लिए डांटता है। फिर गूंजती हुई घंटियां बजने लगती हैं जो उसकी दुकान पर एक विजिटर का इशारा करती हैं। अपने पालतू जानवरों को अंदर लाते हुए वह सोचता है कि क्या वह उन्हें ज्यादा खिला रहा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, डोगो विजिटर्स पर गुर्राता है। मैनेजर ह्यूनसुक एल्केमिस्ट चुल ह्यून के साथ बात जीहा की आर्टिफैक्ट अप्रेजल स्किल पर चली जाती है, जिसे वह कंफर्म करता है। एल्केमिस्ट को खरुश करते हुए और उससे एक मजबूत हाथ मिलाते हुए उत्सुक जीहा पूछता है कि वह क्यों आए हैं। चॉय बताता है कि यह रिक्रूटमेंट की कोशिश नहीं है और जीहा की बेहतरीन पोशंस और स्क्रोल्स की तारीफ करता है। धीरे से अपनी जलन को एक एल्केमिस्ट के रूप में दिखाता है। मिस्टर हंसच बैठकर बात करने का सुझाव देते हैं, जोर देते हैं कि दोनों पक्षों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने जीहा से उसकी नई स्किल के दायरे के बारे में पूछा। वह बताता है कि यह उसे किसी आर्टिफैक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, स्टैट्स और स्किल रेशियो सही तरह से पता करने की इजाजत देता है। उसने ये एबिलिटी पोशंस बनाते समय खोजी थी और अलग अलग आर्टिफैक्ट्स पर टेस्ट करके कंफर्म की थी। मैनेजर देखता है कि यह एक अप्रेजर क्लास जैसा लगता है, लेकिन वह इसके प्रैक्टिकल उपयोग के बारे में पक्का नहीं है। ह्यूनसुक बताता है कि वह चॉय को इसलिए लाया था ताकि वह उसकी अप्रेजल स्किल को बेहतर बनाने में मदद करे। जीहा की हंटर्स की मदद करने की इच्छा को देखते हुए वह चेतावनी देता है कि अप्रेजर्स पूरी दुनिया में रेयर हैं और अगर खबर फैल गई तो हंटर्स की भीड़ उसकी जिंदगी को परेशान कर सकती है। जीहा को यकीन दिलाता है कि हंटर्स की भीड़ को संभालने की तैयारियां पूरी हैं। हुयोन ऑनलाइन एक पॉपुलर पोस्ट देखती है जो आर्टिफैक्ट अप्रेजर्स के बारे में है। उसकी उत्सुकता बढ़ती है कि क्या ऐसी स्किल वाला कोई नया हंटर सामने आया है। इसके बारे में देखते हुए वह पता लगाती है कि उसकी अपनी गिल्ड इटर्नल फ्लेम अप्रेजल सर्विस दे रही है, जिसमें हर दिन 7 रिजर्वेशंस की सख्त लिमिट है। वह हैरान रह जाती है ये देखकर कि जब वह पोस्ट पढ़ ही रही थी तब तक सारी रिजर्वेशंस हो चुकी थी। लोग इटर्नल फ्लेम हेडक्वार्टर्स के बाहर लाइन में लगे हैं, सब जीहा का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर कैट का मास्क पहने हुए अपने आर्टिफैक्ट्स को अप्रेज करवाने के लिए हर आइटम की प्रॉपर्टीज बताते हुए वह मास्क की तकलीफ के बावजूद इस काम का मजा लेता है और मिन ह्यून सुक का सपोर्ट मिलने की तारीफ करता है। वह थोड़ी देर के लिए हुयोन को नमस्ते करने के बारे में सोचता है, लेकिन हिचकिचाता है क्योंकि उसने पहले उसकी ऑफर ठुकरा दी थी। इसी बीच वायन चुल ह्यून के सामने गुस्से में फट पड़ती है, उसे बेचैन छोड़ते हुए जब वह उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसका गुस्सा पूरी तरह से बुक हो चुकी रिजर्वेशंस की वजह से है, लेकिन उसे डर है कि जब उसे पता चलेगा कि जीहा ही अप्रेजर है तो यह और बढ़ जाएगा। वह शिकायत करती है कि अगले 3 महीने के लिए स्लॉट्स बुक हो चुके हैं और उसे पहले न बताने के लिए उसकी आलोचना करती है। वह साफ करता है कि अप्रेजल सर्विस मैनेजर द्वारा मैनेज की जाती है और जगह कल ही असाइन की गई थी क्योंकि उसके पास बेसमेंट तक फ्री एक्सेस था। इस बात से परेशान होकर कि उसके कीमती आर्टिफैक्ट्स को अप्रेज होने में 2 साल लगेंगे, चाह वायन चुल ह्यून से कुछ करने को कहती है। वह बस जाने का फैसला करता है, जोर देता है कि वह बीच में नहीं आ सकता और उससे सब्र रखने और गड़बड़ न करने को कहता है। अभी भी गुस्से में वह नए आए हुए की पहचान पता लगाने के लिए पक्की हो जाती है और उसे अपने अप्रेजर के रूप में अपनी सर्विस में लाने के लिए। उसी समय मास्टर कैट को अपने कानों में एक अजीब खुजली महसूस होती है। महसूस करता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है।
बाद में चॉय और जीहा बगल बगल में अपनी पोशंस बनाते हैं और उनकी इफेक्टिवनेस की तुलना करते हैं। स्पेशल पोशन ईथर की खपत को 11 सेकंड के लिए खत्म कर देती है और 15 सेकंड में मैक्स हेल्थ का 11% ठीक करती है, जबकि वेरी स्पेशल पोशन ड्यूरेशन को 16 सेकंड तक बढ़ा देती है और हेल्थ का 16